जीवन का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी। जाने वाले समय से सीख लेनी चाहिए और आने वाले समय का नए संकल्प और नए उत्साह के साथ स्वागत करना चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। अंतरिक्ष जगत में भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि। पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यानों को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाने के लिए इसरो ने श्रीहरिकोटा से उपग्रहों का किया सफल प्रक्षेपण। स्पेडेक्स मिशन के साथ ही भारत स्पेस डॉकिंग परीक्षण करने वाला बना विश्व का चौथा देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में छठी बजट पूर्व परामर्श बैठक की। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने लिया भाग। वित्त सचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय के सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे बैठक में मौजूद। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती और स्थिरता का कर रही है प्रदर्शन। रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 6.6% रहने का जताया अनुमान। खरीफ फसल का उत्पादन अधिक होने और रबी फसल की संभावना बेहतर होने से खाद्य पदार्थों की कीमतें नरम होने की भी जताई उम्मीद। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 की। करदाताओं को मिलेगा योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय। उत्तर भारत में शीतलहर जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का जताया अनुमान। उत्तर पूर्व के पहाड़ों पर भी जारी रहेगी शीतलहर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल श्रीहरिकोटा से इसरो स्पेडेक्स मिशन के रूप में जाना जाने वाला अपना स्पेस डॉकिंग परीक्षण उपग्रह प्रक्षेपित किया। इसरो का प्रक्षेपण यान PSLV-60 जनवरी के पहले सप्ताह में 2 उपग्रह SDX-01 और SDX-02 को 476 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और प्रक्षेपण यानों की डॉकिंग, अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने का प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया जाएगा। स्पेडेक्स मिशन अंतरिक्ष के अन्वेषण में भारत के भावी प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इन प्रयासों में चंद्रमा की सतह से चट्टान और मिट्टी लाने, प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना करने और चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के प्रयास शामिल होंगे। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल की है। इस मिशन का दूसरा उद्देश्य स्थापित अंतरिक्ष यानों के बीच विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण है, जो भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए बेहद आवश्यक है। Ton solid propellant take 111 seconds to deplete. Take performance normal. आसमान पूरी तरह साफ, इसलिए दूर तक हम देख सकते हैं। इस बार प्रथम चरण का प्रतिकन भी पूरी तरह साफ दिखाई देगा हमें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई नई दिल्ली में छठी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट पर परामर्श के सिलसिले में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय के सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी। वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और हम आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट प्रस्तुत करेंगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती और स्थिरता का प्रदर्शन कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान भी जताया गया है। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2024 का अंक जारी करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को ग्रामीण खपत में सुधार, सरकारी खपत और निवेश में तेजी तथा मजबूत सेवा निर्यात से समर्थन मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी एससीबी मुनाफा बढ़ने, गैर निष्पादित आस्तियों में कमी आने, पर्याप्त पूंजी और नकदी भंडार के कारण अच्छी स्थिति में है। परिसंपत्तियों पर प्रतिफल यानी ROA और इक्विटी पर प्रतिफल ROE दशक के उच्चतम स्तर पर हैं, जबकि सकल गैर निष्पादित आस्ती GNPA अनुपात कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में महंगाई के बारे में भी कहा गया है कि बम्पर खरीफ फसल और रबी फसल के चलते आगे चलकर खाद्यान्न कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ है तथा उनकी सकल गैर निष्पादित आस्तियां या खराब ऋण अनुपात सितंबर 2024 में घटकर 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। इससे करदाताओं को योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 की अपने बजट भाषण में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। ये योजना करदाताओं को एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपने बकाया कर देनदारियों का निपटान करने में मददगार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के मऊ में आर्मी वॉर कॉलेज में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के लगातार विकसित होते समय में सीमांत प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करना समय की मांग है और सैन्य प्रशिक्षण केंद्र हमारे सैनिकों को भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने को महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। युद्ध के तरीकों में देखे जा रहे आमूलचूल परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सूचना युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध, छद्म युद्ध, विद्युत चुंबकीय युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध और साइबर हमले जैसे गैर परंपरागत तरीके आज के समय में बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि सेना को ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करने को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित और सुसज्जित रहना चाहिए। उन्होंने मऊ में प्रशिक्षण केंद्रों की इन प्रयासों में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सराहना की। उन्होंने बदलते समय के साथ अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में लगातार सुधार करने और कर्मियों को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार करने के लिए प्रयासों के लिए केंद्र की सराहना भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के विजन पर प्रकाश डाला और वर्तमान समय को संक्रमण काल बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और तेजी से एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। सैन्य दृष्टि से हम आधुनिक हथियारों से लैस हो रहे हैं। हम दूसरे देशों को मेड इन इंडिया उपकरण भी निर्यात कर रहे हैं। हमारा रक्षा निर्यात जो एक दशक पहले लगभग 2000 करोड़ रुपए था, आज 21,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। हमने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात का लक्ष्य रखा है। कि सेवा परमो धर्म जैसे मूल्य हैं जिन्हें हमारी सेनाएं अपने कार्यों में परिलक्षित करती हैं। साथियों, राष्ट्र और मानवता के प्रति यह डेडिकेशन और स्पिरिट सिर्फ आप सभी ऑफिसर्स के अंदर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास भी होनी चाहिए।
और मैं कह सकता हूँ वह है। और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर वह स्पिरिट कल से जब से मैं आया हूँ पूरी तरह से देख पा रहा हूँ। राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने का डेडिकेशन और लगातार तेजी से परिवर्तित हो रही दुनिया में खुद को अपडेटेड बनाए रखने की स्पिरिट ही हमें बाकियों से आगे ले जा सकती है। आपके पास वह अवसर है कि आप भारत के उस गौरव को पुनः हासिल करें जिसके लिए हजारों वर्ष तक को भारत को जाना गया। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कतर पहुंच चुके हैं। 1 जनवरी तक की यात्रा के दौरान वो कतर के पीएम और विदेश मंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री दोनों पक्षों के राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के आपसी हित के क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों को आपसी हितों पर बात करने और द्विपक्षीय संबंधों के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने का मौका देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 1 जनवरी को कतर से वापस लौटेंगे। भारत और कतर के बीच लंबे समय से अच्छे और मजबूत रिश्ते बने हुए हैं जो नियमित उच्च स्तरीय वार्ताओं द्वारा और भी मजबूत हो रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में शीतलहर के बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज शीतलहर चलने की संभावना है। ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर रात और तड़के घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मन्नार की खाड़ी और आसपास के कोमोरिन क्षेत्र में तथा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के तट के आसपास तेज हवाएं चलने का अनुमान है। विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि इन क्षेत्रों में वो समुद्र में न उतरे। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों में कोहरे और कम दृश्यता के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीय रेलवे के मुताबिक दिल्ली आने वाली करीब 15 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इन ट्रेनों में रानीखेत एक्सप्रेस, पूजा एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस और अंडमान एक्सप्रेस शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपनी संबंधित ट्रेनों में चढ़ने से पहले उनकी नवीनतम स्थिति की जांच कर लें। देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हो गई है। ऐसे में एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप 2025 30 दिसंबर 2024 को सर्वधर्म पूजा के साथ दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में शुरू हो गया। इस वर्ष कैंप में 917 बालिका कैडेट भाग ले रही हैं, जो अभी तक की सर्वाधिक हैं। देश के सभी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 2361 कैडेट 1 महीने चलने वाले एनसीसी कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 114, पूर्वोत्तर क्षेत्र से 178 कैडेट शामिल हैं, जो लघु भारत की झलक पेश कर रहे हैं। इसके अलावा 14 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत शिविर में हिस्सा लेंगे। Lord Jesus, I pray thee, may your blessing upon the senior officers, cadets, and all those who are going to take part in the whole period of training clear the day of celebration. NCC ਵੱਲੋਂ RDC ਪਰੇਡ 2025 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् बोलो श्री दुर्गे माता की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय have a wonderful time here, and my special compliment to the staff who have put in effort to improve this place to make your stay here as comfortable as you are. You have to perform and perform well. If you have reached here, you have to give your 110%. I have got no doubts, and we will also ensure that your performances are much better. We will put in a group representing all parts of the country. Make friends, understand them, they are friends for life. क्या आप जानते हैं गोरखपुर की कबीस मिट्टी से बनी टेराकोटा आकृतियां अपनी प्राकृतिक चमक और अद्वितीय कला के लिए प्रसिद्ध हैं। जीआई टैग से सम्मानित इनकी खासियत जानने के लिए देखें ये खास वीडियो। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनने वाली टेराकोटा आकृतियां देश से लेकर विदेश तक में फेमस हैं। यहां का टेराकोटा शिल्प देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। सदियों से फोक टेल, मिथोलॉजी और नेचर से प्रेरित होकर कलाकार टेराकोटा से मूर्तियां, बर्तन और सजावट के सामान बना रहे हैं। गोरखपुर के तालाबों से लाल और भूरे रंग की स्पेशल मिट्टी प्राप्त होती है जिसे कबीस कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि इससे बनने वाली टेराकोटा आकृतियों में चमक होती है जो नेचुरल है। इससे आर्टिस्ट अपने हाथों से अलग अलग आकृतियां बनाते हैं और इसके बाद इसे विशेष मिश्रण में डुबोया जाता और लास्ट में इसे आग की भट्टी में हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है। गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प देश के कोने कोने में फेमस है और इसी के चलते टेराकोटा के इस काम को जीआई टैग मिला हुआ है। आइए साथ मिलकर अपने कल्चर और हेरिटेज को संजोएं और इस टेराकोटा आकृतियों को अपने घर का हिस्सा बनाएं। वर्ष 2024 हमसे विदा लेने वाला है। आइए हम हर वोट, हर आवाज़ का सम्मान, समावेशी लोकतंत्र की नई उड़ान 2024 के चुनावी सफर की कहानी एक खास वीडियो के जरिए देख लेते हैं। Treasure trove granular data of general elections 2024। भारत का चुनावी सफर हर साल और अधिक समावेशी बनता जा रहा है। आइए बात करते हैं कुछ खास आंकड़ों की जो इंक्लूसिविटी की एक नई तस्वीर पेश करती है। अगर बात करें थर्ड जेंडर मतदाताओं की तो 2019 में 39,075 थर्ड जेंडर इलेक्टर्स थे, जो 2024 में बढ़कर 48,272 हुए, जो 23.5% की शानदार बढ़ोतरी को दर्शाता है। आइए इनसे जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। State with highest number of third gender electors is Tamil Nadu। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में कुल 27.09% थर्ड जेंडर वोटर्स ने वोट किया, जो 2019 के 14.64% की अपेक्षा लगभग 2 गुना है। बात करते हैं पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स की। 2024 में पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स की संख्या 90,28,696 रही, जो 2019 में 61,67,482 थी। 2024 में लगभग 28,60,000 पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स की बढ़ोतरी हुई। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में 1,19,374 रजिस्टर्ड ओवरसीज इलेक्टर्स रहे। 2019 में ये संख्या 99,844 थी। 2024 दिव्य जागरण और सांस्कृतिक गौरव का वर्ष, एक ऐसी यात्रा जो हर किसी से अलग है। भारत की आत्मा जीवंत हो उठी, पहले से कहीं ज़्यादा चमक रही है। हमारी संस्कृति ने दुनिया पर एक अमिट
छाप भी छोड़ी है। 500 साल बाद अयोध्या में राम लला की वापसी और यूएई में पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन ऐसे यादगार पल थे जो हमें हमारी विरासत की ताकत और सुंदरता की याद दिलाते हैं। आइए इन पलों को फिर से जिएं जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में अंकित हो गए हैं। चलते चलते छुड़ जाते हैं इन हसीन पलों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।